डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन लेक्चर नंबर सेकंड, लेक्चर नंबर फर्स्ट में एक्सप्लेन किए थे दो काजेज। उनमें से एक पहली थी जेनेटिक और दूसरी थी हार्मोनल, यानी कि किस तरह से जो जीन्स हैं और हार्मोन्स हैं वो स्केलेटन को डिफॉर्म कर रहे थे। और आज नेक्स्ट दो काजेज देखेंगे, उनमें से एक है जो कि न्यूट्रिशन है और दूसरी है फिजिकल ट्रोमल। तो इन दोनों की वजह से किस तरह से स्केलेटन डिफॉर्म हो जाएगा। तो फर्स्ट वन ओस्टियोमलेशिया है और रिकेट्स है, जो कि बहुत ही कॉमन है और आपने इसके बारे में 9th क्लास में पढ़ा है। तो मेन फोकस इस पे नहीं रहने वाला, जो मेन फोकस रहेगा वो रहने वाला है हमारा किसके ऊपर, वो रहेगा डिस्क स्लिप के ऊपर। और सेकंड जिसके ऊपर मेन फोकस रहेगा वो आपके पास है सियाटिका, इसके ऊपर मेन फोकस रहने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। न्यूट्रिशन की वजह से दो डिसऑर्डर्स हो रही हैं। फर्स्ट वन इज द ओस्टियोमलेशिया एंड सेकंड वन इज रिकेट्स। अगर ओस्टियोमलेशिया की बात करें तो ये इफेक्ट करती है जो अडल्ट्स होंगे या चिल्ड्रन होंगे, ये दोनों को इफेक्ट करेगी। लेकिन जो रिकेट्स होगी ये क्या करेगी, ये इसकी वजह से जो फ्रैक्चर के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। और ये क्या करती है, ये सिर्फ बच्चों को ज़्यादा मोस्टली क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। ओस्टियोमलेशिया अडल्ट्स और चिल्ड्रन बोथ दोनों को कर रही है, लेकिन रिकेट्स किसको कर रही है, ये चिल्ड्रंस को कर रही है। ओस्टियोमलेशिया में क्या है कि जो बोन होगी, बोन के अंदर जो मिनरल्स होते हैं जिसमें कैल्शियम आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उसके बरक्स अगर रिकेट्स की बात करते हैं तो रिकेट्स में क्या होने वाला है कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन डी का काम क्या होता है कि विटामिन डी का काम होता है कि बोन्स के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करवाना, डिपॉजिट करवाना। जब विटामिन डी की कमी होगी, हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है। अब इधर बात करते हैं, अब बोन्स के अंदर मिनरल्स की कमी हुई, तो मिनरल्स की कमी हुई इसका मतलब तो यही है ना कि जो बोन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। व्हाट इज ओस्टियोमलेशिया, इट इज एक्चुअली द सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। तो बोन कैसे सॉफ्ट हो जाएंगी, बोन सॉफ्ट हो जाएंगी क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम नहीं है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। और उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस जो कि क्या करता है, जो बोन्स के अंदर कैल्शियम को बनाए रखता है, उसकी क्या होती है, कमी हो जाती है। उसकी कमी होने की वजह से जो बोन्स होंगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। जब बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी तो हल्का सा चोट लगी, उसकी वजह से जो फ्रैक्चर होंगे, उस फ्रैक्चर के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। और ख़ास तौर पर जो वेट बेरिंग बोन होती है बॉडी की पैल्विक रीजन के अंदर, ठीक है, वो बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी। सेकेंड वन इज द रिकेट्स। रिकेट्स क्या थे, बच्चों में है, किस वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से। तो ऐसे बच्चे जिनमें रिकेट्स की बीमारी है उसका इलाज क्या है, या फिर ओस्टियोमलेशिया का क्योर क्या होता है। ओस्टियोमलेशिया का क्योर यही होता है कि जो न्यूट्रिशन है उसको अच्छी की जाए, खुराक अच्छी की जाए और सप्लीमेंट्स के ज़रिए से क्या किया जाए, उसे कैल्शियम वगैरह या बाकी जितने भी मिनरल्स हैं वो बॉडी को 1 या 2 मंथ तक दिए जाएं। और देन आफ्टर डैट वो जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब रिकेट्स का क्या होता है कि और रिकेट्स में बच्चों को दिया जाता है फोर्टिफाइड मिल्क दिया जाएगा, फोर्टिफाइड मिल्क दिया जाता है। फोर्टिफाइड मिल्क एक होता है सादा मिल्क, लेकिन ये फोर्टिफाइड मिल्क ऐसा मिल्क होता है जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, मिनरल्स ऐड किए जाएंगे। तो ये जो मिल्क होता है ये बच्चों को दिया जाएगा ताकि उनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स अजाफी उन्हें प्रोवाइड किए जा सकें। और मोर ऐसे बच्चे जिन्हें रिकेट्स होगा उन्हें सनलाइट में उनकी स्किन को एक्सपोज किया जाएगा। एक्सपोज करने से क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कोलेस्ट्रॉल किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल इज चेंज्ड इनटू द विटामिन डी के अंदर चेंज हो जाएगा। जब वो विटामिन डी के अंदर चेंज हो जाएगा, और विटामिन डी का काम होता है कि हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करवाना, डिपॉजिट करवाना। विटामिन डी बन जाएगा, सनलाइट में एक्सपोज करने से विटामिन डी बनेगा तो वो डिपॉजिट करवा देगा। जब डिपॉजिट करवा देगा तो हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ठीक है। इज इट क्लियर, ये आपके पास आ गए रिकेट। अब फोर्थ वन आपके पास है फिजिकल ट्रोमल, यानी कि बहुत ज़्यादा फिजिकल ट्रोमल, ट्रोमल कहते हैं चोट लगना, ठीक है। किसी चोट की वजह से स्केलेटन क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट है आपके पास डिस्क स्लिप। अब डिस्क स्लिप क्या होता है, डिस्क है क्या असल में, दिस वन इज अ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होते हैं वर्टिब्राई। तो सेम इसी तरह से ये भी एक वर्टिब्राई है, ये भी क्या है, वर्टिब्राई। इन दोनों वर्टिब्राई के दरमियान में क्या चीज मौजूद होती है, दरमियान में मौजूद होती है इंटरवर्टिब्रल। इंटरवर्टिब्रल दो वर्टिब्राई के दरमियान में क्या होगी, डिस्क होगी। क्या होगी, डिस्क होगी। अगर हम डिस्क को देखते हैं तो पहले इसको थोड़ा सा देख लें भाई। ये आपके पास आ जाएगा हाइलन कार्टिलेज, इसके स्ट्रक्चर को देख लें।
हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, ये जो ग्रीन में है ये भी हाइलिन कार्टिलेज, ये दरमियान में जो आपके पास ग्रीन कलर में है जो सेंटर में है बिल्कुल, इसे हम नाम दे देंगे न्यूक्लियस पल्पोसस, न्यूक्लियस पल्पोसस, न्यूक्लियस पल्पोसस आ गया। न्यूक्लियस पल्पोसस क्या करता है, ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है। जब हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं तो क्या करता है, ये वर्टिब्रल कॉलम के दो वर्टिब्राइज के दरमियान में ये डिस्क होती है और उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस मौजूद होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करेगा। और अगर आप इसके आउटर साइड की बात करते हैं तो आउटर साइड पर क्या होते हैं, रिंग मौजूद होते हैं। आउटर साइड पर क्या चीज़ मौजूद होंगे, रिंग मौजूद होंगे। और वो जो रिंग होते हैं, दैट्स रिंग इज मेड अप फ्रॉम फाइब्रो कार्टिलेज। वो रिंग किस चीज़ से मिलके बनते हैं, वो मिलके बने होते हैं फाइब्रो कार्टिलेज से मिलके बने होते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज से मिलके बने होंगे। और हम उन्हें क्या नाम दे देंगे, हम उन्हें नाम देंगे एनुलर रिंग्स का नाम देंगे। ये आपके पास जो इस तरह से रेड के अंदर है, इन्हें क्या नाम देंगे, इन्हें एनुलर रिंग्स का नाम दिया जाता है, एनुलर रिंग्स का नाम दिया जाएगा। और बाहर की जानिब नर्व्स मौजूद होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में, बाहर की जानिब इस तरह से क्या होंगी, नर्व्स मौजूद होंगी। एक वर्टिब्रा है, दो वर्टिब्रा है, दरमियान में डिस्क है। डिस्क के स्ट्रक्चर को हमने देखा तो दरमियान में क्या है, एक शॉक एब्जॉर्बर बॉल है जिसे नाम क्या दिया, न्यूक्लियस पल्पोसस का नाम दिया। और बाहर के साइड पर फाइब्रो कार्टिलेज के रिंग्स मौजूद हैं, उन रिंग्स को कहेंगे एनुलर रिंग्स का नाम दे देंगे। और ये आपके पास नॉर्मल इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। सम टाइम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शदीद चोट लग जाती है, अचानक चोट लगती है, या फिर हम बेंडिंग फॉरवर्ड आगे की तरफ झुकते हुए वाइल लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट, आगे की तरफ झुकते हैं और झुकने के बाद कोई बहुत भारी सामान उठाते हैं। उससे होता यूं है कि जो फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं, जो रिंग्स थे, एनुलर रिंग्स थे, वो क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे। उनके ब्रस्ट होने से क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस था जो कि शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम कर रहा था, उसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो फ्लूइड बाहर की तरफ आ जाएगा। फ्लूइड क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। हम उसे नाम दे देंगे डिस्क स्लिप का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फ्लूइड है वो एक बाल शेप में है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लूइड है वो बहकर बाहर की जानिब इस तरह से इस तरफ आ चुका है, बाहर की जानिब आ चुका है। अब ये जो डिस्क होगी इसको क्या नाम दे देंगे, ये कंप्रेस्ड, और बाद में मैं इसको नाम दे दूंगा डिस्क स्लिप का नाम दे दूंगा, ठीक है। ये क्या होगी आपके पास, डिस्क स्लिप आ चुकी है। अब डिस्क स्लिप का इलाज क्या होता है, डिस्क स्लिप का जो क्योर है, इसका जो सिंपल इलाज है वो रेस्ट, बेड रेस्ट होता है। टैबलेट्स ली जाएं, पेन किलर मेडिकेशन की जाए, एक्सरसाइज की जाए। और एक और इम्पोर्टेंट, जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो जहन में क्वेश्चन आता है कि क्या जो योगा है उससे ये डिस्क स्लिप बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, जो योगा है और योगा में क्या होता है कि जो एक्सरसाइज होती है, जो स्ट्रेच किए जाते हैं बॉडी के पार्ट्स को, वो बिल्कुल ही ज़बरदस्त किस्म के स्ट्रेचेस होते हैं। तो उससे जो डिस्क स्लिप है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो सकती है, बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मज़ीद अगर डिस्क मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, अगर स्लिप होने के बजाय वो क्या होगी, मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय होगी, तो इसका जो आखिरी हल होता है वो यही होता है कि डॉक्टर सर्जरी के ज़रिए से उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर दिया जाता है। सर्जरी की जाएगी और सर्जरी के ज़रिए से क्या कर दिया जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास आ गया यहाँ पर स्पॉन्डिलोलिसिस एंड सियाटिका, ठीक है, सियाटिका। स्पॉन्डिलोलिसिस के अंदर क्या होता है कि स्पॉन्डिलोलिसिस में जो वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, उनमें जो डिस्क होती हैं वो रैप्चर हो जाएंगे, और साथ में जो वर्टिब्रल कॉलम्स के साथ जो ज्वाइंट्स मौजूद होते हैं वो ज्वाइंट ब्रस्ट हो जाते हैं। उनके ब्रस्ट होने से क्या होगा, ये जो वर्टिब्राई होती हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं। वर्टिब्राई की जो बोन्स होती हैं और साथ में क्या है, मैंने कहा जो ज्वाइंट्स हैं वो क्या हो गए, वो ब्रस्ट हो गए, डीजनरेट हो गए। उनके डीजनरेट होने से जो ज्वाइंट्स होंगे बच्चे आपके पास, वो ज्वाइंट्स क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो गए। इज इट क्लियर, ज्वाइंट्स डीजनरेट हो गए और वर्टिब्राई क्या हो गए, फ्यूज हो गए, वर्टिब्राई फ्यूज हो गए। इनके फ्यूज होने से
क्या होता है, कुब निकल आता है, उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसे हम नाम दे देंगे स्पॉन्डोलाइसिस का नाम दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, और यहाँ पर है आपके पास सियाटिका। अब सियाटिका के अंदर कुछ ऐसा होता है कि जो सियाटिका नर्व होती है, सियाटिका नर्व हमारी बॉडी के अंदर अगर बात करें द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी, तो हमारी बॉडी के अंदर जो लॉन्गेस्ट नर्व होती है वो कौन सी है, वो सियाटिका नर्व ही है। सियाटिका नर्व इज एक्चुअल द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी, लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ बॉडी, बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है, ठीक है। तो अब ये जो नर्व होती है ना, दिस नर्व इज रेडिएट, हमारे पेल्विक रीजन में जो वर्टिब्रा है वहां से क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है और हमारी बॉडी में नीचे की जानिब जा रही है, ठीक है। हमारा जो हाइंड लिम्ब होता है ना, हाइंड लिम्ब की जानिब यहाँ से मूव करती जा रही है, ठीक है। और हमारी जो हाइंड लिम्ब की मूवमेंट है उसको क्या करती है, एक्चुअल में कंट्रोल करती है। तो सिंपल आप फर्ज कर लें यहाँ पर कि ये हमारे पास जो वर्टिब्रा है आपके पास, ये पेल्विक रीजन में है और यहाँ से वो स्टिका नर्व निकल के नीचे की जानिब जा रही थी, हमारे हाइंड लिम्ब में जा रही है। दिस वन इज द स्टिका नर्व। तो यहाँ पर देखें, अब डिस्क स्लिप का इसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, सियाटिका नर्व के साथ, ठीक है, सियाटिका नर्व के साथ। तो होता कुछ इस तरह से है कि जब डिस्क स्लिप होती है, जब डिस्क क्या होगी, स्लिप होगी, डिस्क के स्लिप होने की वजह से जो हर्निएटेड डिस्क है, हर्निएटेड डिस्क, ठीक है, जो अपनी जगह से हट चुकी है, वो जो हर्निएटेड डिस्क होगी, उस हर्निएटेड डिस्क क्या करेगी, इस सियाटिका जो नर्व है या इसके रिलेटेड जो नर्व होंगे उसको क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे, ठीक है। तो डैमेज करने से क्या होता है कि हमारा जो हाइंड लिम्ब है, हाइंड लिम्ब पे जो कंट्रोल होता है वो क्या होगा, वो थोड़ा कम हो जाता है। और इसके अलावा जो डैमेज होती है सियाटिका जो नर्व है, जब वो डैमेज हो जाएगी उसकी जो रिकवरी है वो बहुत ही स्लो होती है। हर्निएटेड डिस्क की वजह से क्या हुआ कि जो आपके पास सियाटिका नर्व है वो क्या हो गई, डैमेज, आपके पास क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। जब डैमेज होगी तो बहुत ही शदीद किस्म की पेन रेडिएट्स होगी, जो यहाँ से रेडिएट होके हमारे पूरी नीचे टांग में मूव करती जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये कैसे कैसे हो सकता है। फर्स्ट वन आपके पास रीज़न सामने आ चुकी है कि जो सियाटिका नर्व है उसके डैमेज होने की वजह से ये पेन रेडिएट होगी। और वो क्यों डैमेज हो रही है, क्योंकि डिस्क की वजह से। और डिस्क क्या थी, हर्निएटेड डिस्क, ठीक है। पहला पॉइंट क्या आ गया आपके पास, हर्निएटेड, हर्निएटेड डिस्क की वजह से जो सियाटिका नर्व है वो डैमेज हो गई और डैमेज होने की वजह से क्या हुई, पेन रेडिएट्स हो रही है। दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट के जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसने इंजेक्शन बटक में लगाया और वो गलती से जाके आपकी सियाटिका नर्व को डैमेज कर गया, ठीक है। तो उस सूरत में भी क्या होगा कि जब सियाटिका नर्व डैमेज हो जाएगी, पेन महसूस होगी, हाइंड लिम्ब पे आपका जो कंट्रोल है वो थोड़ा कम होता चला जाएगा और रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन into buttock, improper administration of injection into buttock, ठीक है। या फिर क्या हुआ कि सम टाइम एक इस तरफ को गिर गए, ठीक है, जहां पर नर्व है उस तरफ को क्या हुआ, गिर गए, ट्रोमा, चोट लगी, उससे क्या हुआ कि जो स्टिका नर्व है वो कट गई। जब स्टिका नर्व कट जाती है तो हमारा जो नीचे वाला हाइंड लिम्ब होता है वो बिल्कुल आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो फजूल सा हो जाता है। यानी कि आप उसको अपनी मर्जी से ना तो हिला सकते हैं, ना ही नर्व इम्पल्स वहाँ तक पहुँचेंगे, ना ही नर्व इम्पल्स पहुँचेंगे, ना ही वो आपके कंट्रोल में रहेगा। तो ये आपके पास आ चुका है बच्चा डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन, जिसमें हमने देखी हैं दो काजेस डिस्कस की हैं, न्यूट्रिशन एंड फिजिकल ट्रोमल। उसके बाद आर्थराइटिस आता है। वैसे वो आर्थराइटिस यहाँ पर है, लेकिन जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है वहाँ पर आर्थराइटिस को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो यहाँ तक होप सो कोई क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर है तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।